चलिए, कुछ एरर के कारण यहाँ पे वो जो भाग 2 है वो कुछ 6 मिनट का ही रह गया है। ठीक है, अब हम ये भाग 3 में देख लेते हैं कि भाग 2 में हमने क्या पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में शासन को त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु, भद्रबाहु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु थे। ठीक है, जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेल गोला, एक मंदिर है मैसूर में यानी कर्नाटक में है, वहां चले गए। 298 ईसा पूर्व में चले गए और उपवास द्वारा शरीर को क्या कर दिया? त्याग दिया। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा गया है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए, चलिए इसको 40% चांस होता है कि ये लाइन वाली पूछ दे, मतलब ये इसके क्वेश्चन बना के पूछ दे। ठीक है, मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल कब पड़ा? 12 वर्ष का यानी 12 सालों तक भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में 12 साल तक भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, किसके अनुसार? जैन लेखकों के अनुसार, जैन लेखकों के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन पुष्यगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत कौन थे? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त किसका निर्माण करवाए? गुजरात में सुदर्शन झील। पहले तो सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने। किसने? पुष्यगुप्त ने। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अगला उसी प्रकार लिख लीजिए यहाँ पे बिंदुसार। बिंदुसार का टॉपिक हो गया। ठीक है, अब जो इसके बाद लिखेंगे सब बिंदुसार के बारे में क्या क्या प्रश्न आएगा वो पॉइंट्स आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए जो यहाँ पे दिया गया है बिंदुसार के आगे जो समय, वो उनका शासन काल है। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल चला। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, अब बड़ा सा हेडिंग डाल लीजिए बिंदुसार, उनके नाम के आगे लिख लीजिए उनका समय काल। 298 ईसा पूर्व से कितना? 272 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। ठीक है, 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार लिखिए, उनके आगे नाम के आगे शासनकाल लिख के नीचे अब जितना भी प्रश्न बिंदुसार जी से बनेगा, ठीक है, वो सब उनके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, हेडिंग के नीचे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार गद्दी पर कब बैठे? 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो कुछ एरर आ गया था जिसके कारण जो भाग 2 है वो 6 मिनट का ही रहा। ठीक है, इसको हम आज 18 से 20, 25 मिनट, 30 मिनट का होगा ये क्लास, भाग 3। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचेटस या अमित्र घात कहा गया। ठीक है, यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचेटस या अमित्र घात कहा गया। किसे? बिंदुसार को। ठीक है, यूनानी साहित्य में बिंदुसार को क्या कहा गया? अमित्रोचेटस। क्या कहा गया? अमित्रोचेटस। ठीक है, और अमित्र घात। अब तो प्रश्न में पूछ दिया जाए, या पूछ देगा एग्जामिनर कि यूनानी साहित्य में अमित्रोचेटस अमित्र घात किसे कहा गया और किसने कहा? तो यूनानी साहित्य में कहा गया। किसने कहा? किसे कहा? बिंदुसार को कहा। ठीक है, किसने कहा? यूनानी साहित्य में इसे कहा गया। ठीक है, ठीक है, तिब्बत इतिहासकार तारानाथ। तारानाथ कौन थे? तिब्बती इतिहासकार। ठीक है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। उनके अनुसार यह एक महान शासक थे। ठीक है, यह एक सीजेरियन बेबी था। यह एक सीजेरियन बेबी था। ठीक है, अब नाम याद रखिए इसमें। यूनानी साहित्य में बिंदुसार को क्या कहा गया? अमित्रोचेटस अमित्र घात कहा गया। ठीक है, तिब्बती इतिहास का तारानाथ क्या कहते हैं? यह एक महान शासक था। ठीक है, यह एक
सीजेरियन बेबी था। क्या था? सीजेरियन बेबी। कौन? बिंदुसार। ठीक है, नाम या इन सब नाम को आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से किसका, कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। नोट में यहाँ कुछ बताया गया है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मखलिपुत गोशाल ने। किसने? मखलिपुत गोशाल ने। ठीक है, जो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है, उनकी स्थापना किसने की? मखलिपुत गोशाल ने। ठीक है, नोट कर लीजिए। यूनानी इतिहासकार एथिनियम के अनुसार, जो यूनानी इतिहासकार थे एथिनियम, कौन थे? एथिनियम के अनुसार उसने यूनान के शासक एंटियोकस वन से 3 वस्तुएं मंगवाई। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार पूछेगा और आपको लिखना कैसे है मैं बताता हूँ। यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार उसने, बिंदुसार ने यूनान के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मंगवाई। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि बिंदुसार ने, ठीक है, बिंदुसार ने यूनान के शासक एंटियोकस वन से कौन से 3 वस्तुएं मांगी? तो पहली मीठी शराब, दूसरी सूखे मेवे स्पेशल में अंजीर, और दार्शनिक। ठीक है, 3 चीजें मांगी। प्रश्न इस प्रकार से पूछ देगा कि बिंदुसार यूनान के शासक एंटियोकस वन से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं नहीं मंगवाई? तो कौन सी मंगवाई? दार्शनिक, सूखे मेवे, मीठी शराब। और जो चौथा आंसर होगा वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन अशोक व सुसीम ने किया। ठीक है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह हुए जिसका दमन अशोक व किसने किया? 2 विद्रोह का दमन किसने किया? अशोक और सुसीम ने किया। ठीक है, नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन किसने किया? अशोक ने किया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेपाल विद्रोह का दमन किसने किया? अशोक ने किया। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। ठीक है, नीचे दिया गया है बिंदुसार के अन्य नाम, जिन्हें और किस नाम से जाना जाता था। बिंदुपाल, ठीक है, चीनी विवरण, सिन्हसेन, जैन ग्रंथ, एलिड्रोकेडस, स्ट्रैबो, भद्रसार, वायु पुराण। ठीक है, इन सब नामों से वो जाने जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितना ये एक पैराग्राफ था बिंदुसार पे, यदि प्रश्न पूछना होगा तो वह इन्हीं के बीच में से पूछेगा। ठीक है, इन्हीं के बीच में से पूछेगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अगले शासक अशोक पे। ठीक है, चलिए। अशोक का शासनकाल कितना था? 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, ठीक। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? वो उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक है, अशोक का 4 वर्ष तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। कितने साल तक? 4 साल तक सत्ता का संघर्ष चला। सिंहली अनुश्रुति की मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। ठीक है, सिंहली अनुश्रुति की मान्यता के अनुसार, किसकी मान्यता के अनुसार? सिंहली अनुश्रुति, ये नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की क्या हत्या कर दी। ठीक है, अशोक की माता का नाम भीमा सुभद्रागी था। ठीक है, अशोक की माता क्या नाम था? अशोक की माता का नाम था भीमा सुभद्रागी। ठीक है, इनकी पत्नी देवी। ठीक है,
अशोक की पत्नी का क्या नाम था? देवी। और माता का क्या नाम था? भीमा सुभद्रांगी। ठीक है। और जिनके पुत्र महेंद्र। अशोक के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र। ठीक है। पुत्री का संघमित्रा। ठीक है, क्या नाम था? संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा। और पुत्र महेंद्र। पत्नी का नाम देवी, माता का नाम भीमा सुभद्रांगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। इनकी दूसरी पत्नी, ठीक है, अशोक की दूसरी पत्नी कारुवाकी। कारुवाकी। ठीक है। अशोक की दूसरी पत्नी कारुवाकी, पहली का नाम देवी, दूसरी पत्नी का नाम कारुवाकी थी। ठीक है। और बेटा तीवर। बेटा तीवर, जिनका एक अभिलेख मिलता है। ठीक है। और बेटा क्या नाम था? तीवर। नामों का आप याद रखिए। जिनका एक अभिलेख मिलता है। अशोक ने क्रोधित होकर तिष्यरक्षित को जीवित जला दिया। किसको? तिष्यरक्षित को जीवित जला दिया। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? मतलब अशोक कब गद्दी पर बैठे? 269 ईसा पूर्व में। कब? 269 ईसा पूर्व पे में। ठीक है, चलिए, ये तो हमने देख लिया था। ठीक। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। ठीक। अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ मिलता है? पुराण में। अशोक का नाम है अशोकवर्धन, कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। ठीक है। अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? गिरनार अभिलेख में। अशोक का नाम कहाँ मिलता है? उद्यागोलम अभिलेख में। ठीक है। मास्की में। ठीक है। और प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि अशोक, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा नाम है? ठीक है। तो प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किसके नाम से जाने जाते हैं? अशोक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। ये कौन से कहाँ, मतलब कि ये उल्लेख कहाँ है? भाब्रू शिलालेख में। किसमें? भाब्रू शिलालेख में। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शी, ये अशोक का नाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कलहन। कलहन एक पुस्तक, कलहन की पुस्तक राजत रंगिणी के अनुसार। पहले तो ये समझिए, कलहन की पुस्तक राजत रंगिणी। राजत रंगिणी किसकी पुस्तक है? कलहन की पुस्तक है। पहले लिख लीजिए, तब उसके आगे रोक के लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे पढ़िए। के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। ठीक है। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की। श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर कहाँ? उत्तर में। ठीक है। अशोक ने श्रीनगर शहर की क्या की? स्थापना की। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की? अशोक ने। और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजत रंगिणी किसकी पुस्तक है? कलहन की पुस्तक है। राजत रंगिणी की भारतीय इतिहास का प्रथम पुस्तक माना जाता है। भारत इतिहास का प्रथम पुस्तक किसको माना जाता है? राजत रंगिणी को भारतीय इतिहास का प्रथम पुस्तक माना जाता है। ये भी लिखते हुए चलिए। तथा कलहन जयसिंह के दरबार में था। कलहन किसके दरबार में था? जयसिंह के दरबार में था। अशोक ने नेपाल में भी ललित पाटन शहर बसाया था। दो शहर अभी तक नाम आए हैं यहाँ पे। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की। ठीक है। और अशोक ने नेपाल में कौन से शहर बसाया? तो वो शहर का नाम था ललित पाटन। क्या नाम था? ललित पाटन। दो शहर हैं, नाम लिखते हुए चलिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कालिंग युद्ध किया। कालिंग का युद्ध किसने किया? अशोक ने किया। कब किया? 261 ईसा पूर्व में किया। ठीक है, अपने राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद। कालिंग का शासक नंदराज। कालिंग का युद्ध किसके बीच हुआ? अशोक और नंदराज के बीच। ठीक है। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की। ठीक है। लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा
1.50 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। ठीक है, क्या लिखना है आपको? अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी 8 वर्ष बाद कौन सा युद्ध हुआ? कालिंग का युद्ध हुआ। ठीक है, कालिंग का किसके साथ हुआ? नंदराज, कालिंग के शासक नंदराज थे, उनके साथ कालिंग युद्ध हुआ अशोक का। ठीक है, इस युद्ध में अशोक विजयी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन युद्ध में 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.50 लाख लोग बंदी बना लिए जाते हैं। इस युद्ध के पश्चात, पश्चात यानी बाद में, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, इसलिए उसने युद्ध घोष के स्थान पर धम घोष को अपना लिया। ठीक है, कालिंग युद्ध में उसका हृदय परिवर्तित हो गया। ठीक है, और युद्ध घोष के स्थान पर धम घोष को अपना लिया। ठीक है, धम, धम क्या है मैंने इसी चैनल पे पढ़ा रखा है। ठीक है, ये जो धम का चैप्टर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं उनमें सिलेबस है। ठीक है, धम का, धम की शुरुआत किसने की? अशोक ने की है। ठीक है, मौर्यकालीन स्थापत्य, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ये हम भाग 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में मैंने कहा जैसे पहले वीडियो में कि 7 से 8 पार्ट इस पे, यानी भाग 7 से 8 भाग इस पे बनेंगे। ठीक है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। ठीक है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। मौर्यकालीन का कला का, मौर्यकालीन में कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? सांची का स्तूप। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे हमने पहले बौद्ध धर्म वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, जो सांची का स्तूप है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, मौर्य काल में प्रचलित सिक्का पर्ण था। मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल में सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो आप कहेंगे पर्ण, याद रखिए, लिखते हुए चलिए, सिक्का मौर्य काल में इक्वल टू पर्ण। धम शब्द राहुलवाद सूत पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको धम बताया। ठीक है, युद्ध घोष की जगह पर धम घोष को अपना लिया था अशोक ने, हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, कौन सा युद्ध के बाद? कालिंग युद्ध के बाद। ठीक है, जिसमें वो जीत गए थे और नंदराज हार गए थे। ठीक है, तो उसी में उनका हृदय परिवर्तित हो गया, तो युद्ध घोष की जगह उन्होंने धम घोष को अपना लिया। तो जो धम शब्द है, कौन सा शब्द? धम शब्द कौन से पुस्तक से लिया गया? तो वो धम शब्द राहुलोवाद सूत पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, चलिए यहीं पे ये हमारा भाग 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे हम यहाँ से भाग 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, घबराइए नहीं, भाग 7 8 तक ये जो मौर्य साम्राज्य का चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट होती हैं इसी चैनल पे मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए इसे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।